वेलकम। मैं हूं गुंजन मित्तल और आपका स्वागत है हमारे शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। बीते दिनों हमने काफ़ी मौतों के बारे में सुना जो सडन हार्ट अटैक, स्ट्रोक और कार्डियक अरेस्ट के चलते हुई। इनमें कई नामी सेलिब्रिटीज़ भी शामिल थे। कुछ लोग तो उनमें काफ़ी यंग थे और काफ़ी फिट भी। इन मौतों ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर इतने फिट और यंग लोग हार्ट अटैक से कैसे मर रहे हैं। इसके साथ ही एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 वर्षों की बात की जाए तो 2012 से 2021 तक हार्ट अटैक से होने वाली मौतों में 54% की वृद्धि देखने को मिली है। और अनुमान के अनुसार 2021 में हार्ट अटैक से 30 से 60 साल की उम्र के कुल 19,744 लोगों की मौत हुई है। इन आंकड़ों को देखते हुए मन में कई सवाल आते हैं कि आखिर ये मामले इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं और इन मामलों के पीछे आखिर वजह क्या है। आज इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं फिलिक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर DK गुप्ता। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी डॉक्टर, बीते दिनों में हमने कई सडन हार्ट अटैक और स्ट्रोक के मामले देखे हैं जिनमें काफी हेल्दी और यंग और फिट लोग थे। आपको क्या लगता है इन मामलों के पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है? कितनी तेजी से जो ये मामले बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अभी जो आजकल जो यंग पेशेंट हैं, युवा लोग हैं, इवन किशोरावस्था में कुछ लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है और सडन डेथ हो रही है। खास करके अभी देखा, जैसे कानपुर में खबर आई थी कि बच्चा क्रिकेट खेल रहा था और पिच पे 16 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट। ऐसे ही बहुत सारे लोग 24 साल के, कोई 28 साल का, कोई 30 साल का, कोई डांस कर रहा है, कोई रामलीला में हनुमान का प्ले कर रहा है, कोई कुछ और खेल रहा है, स्टैंडअप एक्सरसाइज कर रहा है। कुछ सेलिब्रिटीज हैं जिनकी डेथ हुई है बिकॉज ऑफ जिम में जाने से, जी थोड़ा सा भी दर्शन करने से। तो कहीं ना कहीं एक जो भी घटनाएं हो रही हैं उसमें तो बिल्कुल क्लियर है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, कार्डियोवैस्कुलर अरेस्ट हो रहा है, जिसकी वजह से डेथ हो रही है। अब उसके पीछे कौन कौन से कारण है उसकी हमें चिंता करने की जरूरत है, उस पर बात करने की जरूरत है। तो कार्डियोवैस्कुलर अरेस्ट नॉर्मली भी जो हमारी एशियन पॉपुलेशन, खासकर इंडिया है, इसमें पहले से ही कम समय पे लोगों को कार्डियक अरेस्ट होते रहे। लगभग 40 साल से कम लोगों को, अगर 4 लोगों का कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, उसमें एक व्यक्ति ऐसा होता है जो 40 साल के, 35 साल की उम्र कम होती है। बट ये एज जो है सडनली और कम हो गया, 25-30 साल में हम देख रहे हैं घटनाएं हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिसको हम बोलते हैं, एक कार्डियक प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, बट ये ऐसा नॉन कम्युनिकेबल पेंडेमिक है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। हर जगह ऐसे लोग बढ़ते जा रहे हैं और जिसकी वजह से घटनाएं, बट हमारे देश में बढ़ रही हैं। उसका बहुत बड़े कारण कई सारे हैं। जैसे एक तो नंबर 1 की डायबिटीज है। डायबिटीज बहुत सारे युवा लोगों को हो रही है, यंग लोगों को हो रही है, खान पान अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से डायबिटीज होने की वजह से। डायबिटीज में खास बात है कि जिसको डायबिटीज होती है उसको साइलेंट हार्ट अटैक होने की संभावना होती है, मतलब कोई सिम्टम नहीं होगा, सडनली कार्डियक अरेस्ट होगा और डेथ हो जाएगी। और ऐसे ही जो डायबिटिक पेशेंट और नॉन डायबिटिक पेशेंट की बात करें, दोनों में अलग अलग बात करें कि अगर एक को शुगर है और एक को शुगर नहीं है, तो जिसको शुगर है उसको लगभग 2 से 4 गुना चांसेस ज्यादा होते हैं कार्डियक डिजीज या कार्डियक जो दिल से रिलेटेड बीमारियां उनके होने की, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस है, एंजाइना है, हार्ट अटैक है, टेक्रिदमियाज है। तो डायबिटीज एक बहुत बड़ा कारण है। नंबर 2 हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर। जो हाई ब्लड प्रेशर खासकर हमारे युवा में काफी 25-30 साल के लोगों में काफी लोग पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस है या और तनाव है और फैक्टर्स हैं किडनी की वजह से। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है हार्ट अटैक का या कार्डियक अरेस्ट का। नंबर 3 अगर हम बात करें तो लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, स्ट्रेसफुल है, टाइप ए पर्सनालिटी है, हर समय स्ट्रेस में रहते हैं। कॉर्पोरेट लाइफ में, मीडिया में लोग काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, कहीं भी, इवन गवर्नमेंट ऑफिस में वर्क प्रेशर ज़्यादा है, या घर में किसी को मानसिक तनाव है, घर में किसी की डेथ हो गई, कोविड से डेथ होगी, फाइनेंशियली स्थिति खराब है, तो ये बहुत बड़ा कारण है। चौथा कारण एक बहुत बड़ा है स्मोकिंग। जो अर्ली एज में आजकल हम देख रहे हैं युवा चैन स्मोकर्स बनते जा रहे हैं, इवन एल्कोहल है, सब्सटेंस यूज है। तो ऐसे कुछ पदार्थ हैं जिनका सेवन करते हैं जो हमारे हार्ट के लिए और दूसरे जो अंग हैं उनके लिए भी बहुत हानिकारक है। इसके अतिरिक्त अब देख, पहले हम बोलते थे फीमेल्स में हार्ट अटैक कम होता है बिकॉज ऑफ फीमेल की पर्सनालिटी होती है वो बहुत स्ट्रेसफुल है। फीमेल्स और मेल्स में लगभग इक्वल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो कहीं कहीं महिलाओं को भी ध्यान रखने की जरूरत है कि इस तरह अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें। तो ये कई मेजर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ रही हैं। जी डॉक्टर, हाल ही में अमेरिका में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसके मुताबिक अमेरिका में हुई मौतों में 58% लोग वो थे जिन्हें कोविड वैक्सीन लगी हुई थी। तो क्या ये नंबर्स एक बार फिर से बहस शुरू करवा सकते हैं कि वैक्सीन सेफ है या नहीं है?
देखिए, कोविड वैक्सीन तो लगभग 98% को तो इंडिया में लगी हुई है, 90 हम्म। प्लस परसेंट को, ठीक है। हर देश में लगभग जहां जो अफोर्ड कर सकता है देश, उस सब में वैक्सीन लगी। तो कोविड वैक्सीन से डायरेक्ट ऐसा कोई भी लिंक नहीं है। हाँ, हम्म। डेफिनेटली लाखों में, मिलियंस में एक आध लोगों को साइड इफेक्ट होता है, जिसमें कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट हो सकता है, क्लॉटिंग हो सकती है, बट वो लाखों में एक है, इतना कॉमन नहीं है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली कोविड जो हुआ है, कोविड की एक समस्या जो थी, कोविड का जो इन्फेक्शन हुआ है, उससे जरूर हार्ट का इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया था। अगर मैं बात करूं कोविड की, जैसे हम सब जानते हैं, कोविड एक फेफड़े की बीमारी है, लंग्स की बीमारी है, हमारे फेफड़े में इन्फेक्शन करती है, निमोनिया करती है, एआरडीएस होता है, और उसकी वजह से जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है बॉडी की, वो कम हो जाती है। तो जो ऑक्सीजन, लंग्स का काम है ऑक्सीजन को फिल्टर करके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और ऑक्सीजन को अंदर लेके पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना है। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी पूरी बॉडी को हुई थी जब कोविड जिसको हुआ है, चाहे वो एसिम्टोमेटिक रहा हो, सिम्टोमेटिक हो। अगर जो लोग सीरियस थे, इनका सेचुरेशन 90 से कम हुआ, उनको डेफिनेटली हुआ, दैट इज प्रूवन और डॉक्यूमेंटेड भी है। तो ऐसे केस में अगर आपकी ऑक्सीजन सेचुरेशन फॉल हुई है, तो वो हार्ट को भी उसने अफेक्ट किया, किडनी को भी किया, लिवर को भी किया, ब्रेन को भी किया। तो जो लोग हाइपोक्सीमिया इसको बोलते हैं हम लोग अपनी टर्मिनोलॉजी में, तो हाइपोक्सीमिया की वजह से हार्ट की जो मसल्स हैं वो थोड़ी वीक हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। हार्ट जो मैं बताऊंगा पहले कि हार्ट समझ ले हार्ट क्या होता है, तब ज्यादा आपको समझ में आएगा। हार्ट एक तरह का चैम्बर है जिसके अंदर चार पार्ट्स होते हैं, ऊपर नीचे मिला के, दो ऊपर होते हैं, दो नीचे। उसके चारों तरफ एक झिल्ली या बड़ी मेम्ब्रेन होती है, मोटी मेम्ब्रेन, जो मसल्स होती है। तो मसल से बना होता है, उसके अंदर नर्व्स होती हैं, एक उसके अंदर कंडक्शन सिस्टम होता है, उससे आर्टरीज निकलती हैं, जिससे ब्लड सप्लाई को हम बाहर भेजते हैं। कुछ ब्लड सप्लाई पूरी दूसरे ऑर्गन से, जो अशुद्ध रक्त है वो अंदर आता है, तो उसका काम है अशुद्ध रक्त को अंदर लेना, उसको पंप करके लंग्स में भेजना, और लंग्स के ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आता है फिर दोबारा पूरी बॉडी में भेजते हैं। तो जो अगर उसकी बॉल्स हैं, तो बॉल्स कमजोर हो गई बिकॉज ऑफ हाइपोक्सीमिया, बिकॉज वहाँ ऑक्सीजन कम है, तो बॉल्स डायलेट हो जाएंगी, तो जो इजेक्शन फ्रैक्शन है या जो हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, उसकी वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है अगर आप इजेक्शन करते हैं। दूसरी बात, जो इन्फेक्शन हुआ था इसका कोविड का, तो कोविड का इन्फेक्शन फेफड़े में था, पूरी बॉडी में होता है, बायरेमिया जिसको बोलते हैं, तो उसने हार्ट को भी इन्वॉल्व करता है। उसको भी मायोकार्डाइटिस बोलते हैं। जैसे कोई भी वायरल मायोकार्डाइटिस हो सकती है या बैक्टीरियल हो सकती है, तो कोविड में भी वायरल मायोकार्डाइटिस हुई थी। ऐसे हमारे यूपी इंडिया में ट्यूबरकुलर मायोकार्डाइटिस बहुत कॉमन है, और भी दूसरे मायोकार्डाइटिस कॉमन, लेकिन वायरल मायोकार्डाइटिस बहुत कॉमन है, खास करके कोविड में हुआ है पेशेंट को। तो जी। मायोकार्डाइटिस के भी जो मसल थे उनका इन्फ्लेमेशन हुआ, तो उसकी वजह से वो मसल वीक हो गई, तो हार्ट कमजोर हो गया है। तो हार्ट जब भी एक्सर्शन, नॉर्मल एक्टिविटी करोगे तो नहीं पता लगेगा, आप ठीक रहेंगे। जैसे ही आप वॉक करते हैं, रन करते हैं, जिम करते हैं, या कुछ और एक्सर्शन वाली एक्सरसाइज करते हैं, डांस करना है, कुछ करना है, या गेम खेलना कोई, तब आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तीसरा टैकीआर्डिमिया, मतलब जो कंडक्टिव सिस्टम था उसका इन्वॉल्वमेंट हुआ कोविड में या किसी दूसरी बीमारी से, उसकी वजह से जो हार्ट रेट की गति है, जो सडनली जो 60 से 80 रहती है हमारे नॉर्मल वेलविंग में, वो सडनली 200-300 हो जाएगी। जब 200-300 हो जाएगी तो हार्ट पंप नहीं कर पाएगा अच्छे से, इफेक्टिव पंपिंग नहीं होगी, तो हार्ट को सप्लाई कम हो जाएगी और बाकी ऑर्गन्स को भी कम हो जाएगी, तब भी डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये ऐसे बहुत सारे कारण थे, जो मायोकार्डाइटिस थी, कार्डियोमायोपैथी थी, डायरेक्ट हार्ट का इन्वॉल्वमेंट था, हाइपोक्सीमिया थी, टैकीरिथमियाज थे, तो ये बहुत सारे कारण थे जिनकी वजह से सडन डेथ हुई। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग कई लाख लोगों में एक लोग ऐसे होते हैं जिनको हार्ट में एबनॉर्मल आर्टरीज होती हैं। हार्ट को ब्लड सप्लाई करने के लिए भी आर्टरी होती है, मतलब खुद को, हार्ट को भी पंप करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और ग्लूकोज चाहिए, तो उसके लिए सप्लाई के लिए एक आर्टरी होती है, वेसल्स होती हैं, जिसको हम धमनी बोलते हैं, वो हार्ट को सप्लाई करते हैं, उनको बोलते हैं कॉरोनरी ओके। आर्टरी। जब ये ब्लॉक होती है तभी हार्ट जो है पंप करना बनता है, तभी हार्ट अटैक होता है। तो कई कई लोगों में, कुछ लोगों में एबनॉर्मल हार्ट आर्टरीज होती है, मतलब जो टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, जिनमें सप्लाई कम हो जाती है, जो ब्लॉक होने की संभावना बढ़ जाती है, तो ऐसे लोग होते हैं जिनमें एबनॉर्मल हार्ट कॉरोनरी आर्टरी होती है, तो उससे भी संभावना बढ़ जाती है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी लिपिड प्रोफाइल बहुत खराब है, जैसे मैंने बताया, ओबेसिटी है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, स्ट्रेस है, ये तो स्मोकिंग है, अल्कोहल है, सब्सटेंस यूज है, ये सब है ही। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों में ऐसा होता है कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस होती है बिकॉज ऑफ लिपिड प्रोफाइल का गड़बड़ होता है, उनको ट्राइग्लिसराइड बहुत बढ़ा हुआ है, इनका लिपिड में अगर हम बात करें बीएलडीएल बढ़ा हुआ है या कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, तो ये खराब लिपिड भी ट्राई मतलब जो है एथेरोस्क्लेरोसिस को बढ़ावा देते हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि अगर हम बैलेंस बात करें तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, तो अभी किसी एक को बोलना जल्दबाजी होगी मुझे लगता है। पर डॉक्टर ये भी कहा जा रहा है कि वैक्सीन के चलते शरीर में ब्लड क्लॉटिंग हो रही है जो हार्ट अटैक की वजह बन रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि जो ब्लड क्लॉटिंग हो रही है वो सब में हो रही है ना, मिलियंस में एक को होती है, उसकी वजह से सीवियर या कोई कार्डियोवैस्कुलर इवेंट हो सकती है, वो लाखों लोगों में एक में है, इतना कॉमन नहीं है। वो इसके जो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, एक कारण वो भी हो सकता है, बट वो माइनर कारण हो सकता है, वो बहुत रेयर है। मतलब उसका बेनिफिट बहुत थे वैक्सीन के, उसका साइड इफेक्ट बहुत रेयर। जैसे पोलियो है, पोलियो की दवाई लेते हैं मिलियंस में एक को असली पोलियो हो सकता है, तो इसकी वजह से वैक्सीन लेना थोड़ी बंद कर देते हैं हम लोग। तो इसकी वजह से हार्ट अटैक नहीं हो रहा है, इसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर इंसिडेंट्स नहीं हो रहे हैं जो इतने कॉमन हो रहे हैं, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं।
तो जी। मुझे लगता है ये सही समय है, हमें अपना ऑडिट करना चाहिए हर व्यक्ति को। जितने हम लोग बैठे हैं, पहले हम लोग सोचते थे हार्ट अटैक बुढ़ापे में होता है, 50+, 60+ में होता है, तो हम लोग बड़ा निश्चिंत रहते थे। अब हम देख रहे हैं 25 साल में, 20 साल में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों के लिए अलार्म है कि हम सबको अपनी बॉडी का ऑडिट करना चाहिए, अपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराने चाहिए, जिसमें ब्लड टेस्ट है, सीबीसी है, ब्लड शुगर है, HbA1c जिसको हम बोलते हैं, 3 महीने का टेस्ट देखते हैं कि शुगर कितनी है नहीं है। इसके अलावा BMI अपना देखना कि आप हाइपर ओबेसिटी तो नहीं, मोटापा बहुत ज्यादा मोटापा तो नहीं है, आपका मतलब लिपिड ये प्रोफाइल। एक अलार्मिंग कंडीशन है कि हमें अपनी बॉडी पे और अपने शरीर पर ध्यान देने की इस वक्त जरूरत है। डॉक्टर ये बताइए, अगर आप कह रहे हैं कि ब्लड क्लॉटिंग एक रीजन है, तो इससे बचने का क्या रास्ता है फिर? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। इसका बचने का रास्ता यही है कि एक तो अपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराएं। मतलब अब जरूरी नहीं कि जब बीमारी आ जाए तब हम इलाज कराएं। हमारे एक कंसेप्ट दूसरा है इंडियंस का, कि जब कोई बीमार हो जाता है तब हम उसका इलाज करते हैं, तब हम घर बेच देते हैं, दुकान बेचते हैं, कर्जा ले लेते हैं, तब इलाज कराएंगे। हम्म। हमें ऐसा कुछ अपनाना चाहिए, लाइफस्टाइल में ऐसे चेंजेस करने चाहिए या प्रिवेंशन पे फोकस करना चाहिए कि हम बीमार ही ना पड़े। बीमार पड़े जब कोई बिल्कुल एंड ऑफ लाइफ केयर हो, तब बीमार पड़े। उसका तरीका एक तो सबसे पहले जितने लोग हैं, जो लोग 20-25 साल से ऊपर हैं, सबको कम से कम 1 साल में एक बार अपना फुल बॉडी चेकअप कराना चाहिए। और जो लोग 35 और 40 से ऊपर हैं, उनको साल में 2 बार कराना चाहिए, जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट है, लिपिड प्रोफाइल है, HbA1c है, लिवर फंक्शन टेस्ट है, किडनी फंक्शन टेस्ट है, ECG है, इको है, स्ट्रेस इको है, TMT है। इसके अतिरिक्त और ब्लड टेस्ट है, विटामिन D, विटामिन B12, सो दैट आपको बेसिक अपनी बॉडी का पता लग जाए कि बेस टेस्ट क्या है। उसके बेस पे आप अपना परहेज कर सकते हैं। कोई अगर बीमारी है, जैसे डायबिटीज बहुत लोगों को होती है, तो पता लग जाएगी। इसके अलावा अगर आपने ब्लड अल्ट्रासाउंड कराया तो भी पता लग जाएगा कुछ अगर बीमारी, तो लंग्स का एक्सरे कराया है, या आपने खाली नॉर्मल वाइटल्स चेक कराए और बॉडी वेट और BMI निकाला, तो भी पता लग जाएगा कि ओबेसिटी है नहीं है। तो हमें अब लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत है, जिसमें बेसिकली जितने रिस्क फैक्टर हैं उनको कम करना है। जैसे जी। अल्कोहल यूज नहीं करना है, स्मोकिंग नहीं करनी, सब्सटेंस अब्यूज नहीं लेना है। अगर आपको मोटापा या BMI हाई अगर नहीं भी है, तो भी मोटा मोटा होने देना ही नहीं है। तो BMI आपको 20 से 25 के बीच में रखनी है। आपका लिपिड अगर अच्छा नहीं है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी है, फाइबरस डाइट लेनी है। आपको डाइट का कंट्रोल का ध्यान रखना है, हाई शुगर और हाई फैट डाइट नहीं लेनी है, फाइबरस डाइट लेनी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब खाने, एंटीऑक्सीडेंट लेने। रोज हफ्ते में कम से कम 5 से 6 दिन आपको 20 से 30 मिनट कम से कम वॉक एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है। इसके अतिरिक्त अगर आपको हाइपरटेंशन है, शुगर है, तो उसकी दवाइयाँ रेगुलर खानी है, रेगुलर डॉक्टर से चेकअप कराना है। अगर आप कार्डियक पेशेंट है, पहले कभी हार्ट अटैक हो चुका है, तो भी आपको रेगुलरली अपने डॉक्टर को जाना है, उसको दिखाना है। तो अगर इन सब चीज़ों को ध्यान रखें तो डेफिनेटली हम इन सब बीमारियों से बचे रहें। जी। डॉक्टर, आप जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जो केसेस हम देख रहे हैं, जैसे शादी में कोई डांस कर रहा है, कोई जिम से आ रहा है, या हाल ही में अभी एक दुल्हन की मौत हुई है जिसने वरमाला पहनाने के चंद सेकंड बाद ही स्टेज पर दम तोड़ दिया। एक इंसान को ड्राइव करते हुए ब्रेन हैमरेज हो गया। तो क्या ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी भी इसकी वजह बन रही है? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं फिर बताऊंगा कि हम सबको पता होना चाहिए कि हमारा स्टेमिना कितना है। एक अभी थोड़ा सा एक और नया कल्चर है, नया फैशन चालू हुआ कि लोगों को जिम करना, एक्सरसाइज करना, रन करना स्टार्ट हुआ। मैराथन चालू हो गई है, हाफ मैराथन चालू हो गए, लोग जिम में जा रहे हैं, ट्रेडमिल कर रहे हैं और लगभग 5-5, 6-6 किलोमीटर लगातार दौड़ रहे हैं। एक तो दूसरे को देख के भी कर रहे हैं, फैशन सा भी बन गया है। अच्छा बन गया। तो मुझे लगता है कि देखो, आप अपने शरीर के खुद मालिक हो। आपको अपने शरीर के बारे में, बॉडी के बारे में खुद पता होना चाहिए, आपका कितना स्टेमिना है। उस स्टेमिना के हिसाब से ही वॉक करें, रन करें या एक्सरसाइज करें। धीरे धीरे अपने स्टेमिना को बढ़ाएं, हर हफ्ते थोड़ा 5-7% गेन करें उसमें। सडनली ऐसा नहीं कि आप महीने में 2 बार जा रहे हैं, आपने जाना शुरू किया और 10 दिन के अंदर चाहो कि हम 10 किलोमीटर वॉक कर लेंगे, रन कर लेंगे या दौड़ लेंगे। कहीं ना कहीं ये आपका स्टेनोस एक्सरसाइज आपके लिए भारी पड़ सकती है। और ये कभी कभी ऐसा होता है कि ऑलरेडी आपका हार्ट कंप्रोमाइज है या आपकी एथेरोस्क्लेरोसिस हो रखी है, 80% ऑलरेडी ब्लॉक है, और सडनली आप दौड़ना चालू किया, आपने तेज दौड़ते रहे लगातार और छोटा मोटा सिम्टम इग्नोर भी कर दिया आपने, सडनली क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा और डेथ होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो हमें एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए, जब आप दौड़ रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब भी लगे आपको हल्की सी ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, सांस लेने में तकलीफ, या आपका हार्ट रेट जो है, आजकल स्मार्ट वॉच सबके पास होती है, 160, 70 या 180 से ऊपर जा रहा है, या आपको लग रहा है थकावट हो रही है, चक्कर आ रहे हैं या चेस्ट पेन हो रहा है, तो ऐसे कोई सिम्टम से लगे घबराहट हो रही है, तो तुरंत रुक जाएं, वहां बैठ जाएं। ठीक है, उससे फिर आप दोबारा उतनी स्पीड तक ना जाएं, और उससे पहले एक बार अपना थॉरली चेकअप जरूर कराएं। जी। अभी आपने कहा कोविड ने हमें बहुत अंदर तक तोड़ा है, बहुत सारे हमारे शरीर के पार्ट्स पर अफेक्ट भी किया है। तो क्या जो ये बढ़ते मामले, हम इनको कोविड के आफ्टर इफेक्ट मान सकते हैं, और आने वाले समय में इनमें क्या तेजी आ सकती है, और इन मामलों से हम बचे कैसे, ये भी बताइए।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं एक मेजर फैक्टर है जो अभी दिख रहा है हम सबको, बिल्कुल वो कोविड है। बिकॉज मैंने बताया कोविड ने खाली लंग्स या फेफड़ों को इन्फेक्ट नहीं किया, कहते हैं जी। दूसरे हिस्से हमारे शरीर के, चाहे वो लिवर हो, किडनी हो, या हार्ट हो, या ब्रेन हो, उन सबको कहीं ना कहीं अफेक्ट किया है। उसकी वजह से हाइपोक्सीमिया हुआ, इन्फेक्शन हुआ डायरेक्टली, मायोकार्डाइटिस हुई है, कार्डियोमायोपैथी हुई है। उसकी वजह से चांसेस हैं कि हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हों। हाँ, डेफिनेटली हम सबको परहेज करना चाहिए, जैसा मैंने बताया कि अभी तक क्लियर नहीं है कि केसेस बढ़ेंगे या घटेंगे, बट डेफिनेटली जिस तरह से चल रहा है तो बहुत सारे केस तो रिपोर्ट हो रहे हैं। कुछ ऐसे भी केसेस होंगे जिनका रिपोर्ट ही नहीं हो पा रही होगी हम्म। कि रात में suddenly कोई, जैसे मैंने कहा डायबिटिक केस में साइलेंट एमआई होता है, उसको हम साइलेंट हार्ट अटैक बोलते हैं, कि रात को सोए आप सुबह पता लगा आपकी डेथ हो गई। तो जी। हार्ट अटैक रात में हुआ, किसी को पता भी नहीं लगा, तो वो लेवल भी नहीं हो पा रहा, वो कहीं कैप्चर भी नहीं हो पा रहा होगा। और दूसरी बात, हमारे देश में कभी भी सही से जब हम डेथ करते हैं, सर्टिफिकेशन करते हैं, तो उसमें कहीं से भी एग्जैक्टली क्लियर कॉज ऑफ डेथ नहीं मिलता। अगर हम लोग हम्म। क्लियर कॉज ऑफ डेथ निकाल लेंगे, कितने लोग डायबिटीज से डेथ हुई है, कितने लोगों की हार्ट अटैक, तो और डाटा अच्छा मिल जाएगा। तो मुझे लगता है उस पर भी काम करने की जरूरत है, और लोगों को लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत है। एक ही तरीका है, इसका इलाज दवाइयां नहीं है, इसका लाइफस्टाइल चेंज करने का तरीका है कि आप अच्छे से एक्सरसाइज करें, मॉडरेट, बहुत स्टेनुअस नहीं, माइल्ड टू मॉडरेट करें, अपने शरीर के अनुसार करें। नंबर 2, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम्म। बिकॉज आप सब लोगों का लाइफ स्टाइल नॉर्मली सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गया है, जिसमें बैठना ज्यादा रहता है, लोग ऑफिस में काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल ना रखें। थोड़ा थोड़ा वॉक करते रहें, जब भी ब्रेक मिले थोड़ा टहल लें, घूम लें। इवन फोन पे करते करते बात टहल सकते हैं आप लोग। स्टेप्स पूरे करने हैं, सीढ़ियाँ यूज करें, स्टेयर्स यूज करें, अगर 3-4 मंजिल तक जाना है, लिफ्ट यूज ना करें, कि लिफ्ट का कल्चर बढ़ता जा रहा है। तो कहीं तो कल्चर चेंज करने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त अगर आप डायबिटिक, हाइपरटेंसिव या कोई भी बीमारी है आपको, तो अपनी दवाइयां रेगुलर खाते रहें, अपने वाइटल पैरामीटर्स का चेक कराते रहें। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं फिर बोलूंगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप सबको कराने चाहिए, फ्यूचर प्रिवेंशन का है। अगर आप कोई बीमारी आपने समय आने से पहले ही पता कर ली, आपने हाई रिस्क पता कर ली, जैसे मैं हूं मान लीजिए, अब मैंने पता कर लिया कि मैं हाई रिस्क फैक्टर है, मेरे पास मेरी ओबेसिटी है, या मुझे लगता है कि मैं स्मोकर हूँ, मैं अल्कोहलिक हूँ, या मैं मुझे डायबिटिक है, या मेरी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, या मुझे ओबेसिटी, तो ऐसे अगर रिस्क फैक्टर है तो इनको तुरंत हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, बिकॉज ये हमारे हाथ में है। शुगर कंट्रोल करना मेरे हाथ में है, वॉक करके वेट कम करना मेरे हाथ में है, ओबेसिटी कम करना डाइट कंट्रोल कर सकता हूँ। तो कहीं जी। ना कहीं आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने की जरूरत है, नियर नॉर्मल जीने की जरूरत है। इससे खाली कार्डियक प्रॉब्लम नहीं, और बहुत सारी बीमारियां खत्म, कैंसर कम हो जाएगा, हाइपरटेंशन कम हो जाएगी, स्ट्रोक कम हो जाएगा, किडनी की प्रॉब्लम्स कम हो सकती हैं, लंग्स आपके बेहतर हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सबको हमें लगता है कि होलिस्टिक अप्रोच लेने की जरूरत है, 360 डिग्री जिसको बोलते हैं, और बिल्कुल। उस पर काम करेंगे तो सारी चीजें बेहतर होंगी। जी डॉक्टर, ये भी बताइए, जो अभी इतने सारे मामले हमने लाइमलाइट में देखे हैं, तो इसकी वजह से लोगों का कोविड वैक्सीन पर से विश्वास जगमगा रहा है। लोग बूस्टर डोज लेने से घबरा रहे हैं कि नहीं, अब हमने 2 ले लिए, अब हम ठीक है, अब बूस्टर डोज नहीं लेंगे। तो इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, ये गलत है, जिसकी बूस्टर डोज ड्यू है तो बूस्टर डोज लेनी चाहिए। वो बूस्टर डोज इसलिए नहीं ले रहे, मैं बता रहा हूँ आपको, हार्ट अटैक की वजह से नहीं, बिकॉज कोविड के केसेस कम हो गए हैं। हम्म। उनको लगता है कि अब तो कोविड खत्म हो गया, बट ऐसा नहीं है, कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। जिसकी बूस्टर डोज ड्यू है उसको बूस्टर डोज लेनी चाहिए, बिकॉज वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, अफोर्डेबल है, वैक्सीन हर जगह अवेलेबल है, सेफ है। कोई वैक्सीन में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंडिया में लगभग 200 करोड़ डोजेज लग चुकी हैं ऑलरेडी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस पे हमें भ्रांति नहीं फैलानी चाहिए वैक्सीन के बारे में, क्योंकि बिकॉज अभी सडनली कैसे चाइना में बढ़ रहे थे, अभी देख रहे थे, वहां भी लॉकडाउन लगा हुआ था। तो कहीं ना कहीं नए वायरस स्ट्रेन आते रहेंगे, अगर हम वैक्सीन के बारे में ऐसी भ्रांतियां उड़ाए फैलाएंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। बिकॉज जी। वैक्सीन जो है कोविड की, वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं देती है। वैक्सीन जो इफेक्टिव है मैक्सिमम 9 से लेकर 12 महीने है, लगने के 2 डोज लगने के बाद। ओके। या फिर बोल रहा हूँ, डॉक्टर वैक्सीन जो जी। लाइफ टाइम इम्यूनिटी नहीं है, इसको दो 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 डोज के बाद 9 महीने तक की या 12 महीने मैक्सिमम इसकी इम्यूनिटी रहती है। तो इसलिए बूस्टर डोज चाहिए होगी। अभी हम लोग इसलिए लोग नहीं लगवा रहे हैं बिकॉज अभी केसेस बहुत कम है, और इस समय जो केसेस आए भी थे वो माइल्ड थे, और सडनली कोई नया स्ट्रेन आ गया, सीरियस स्ट्रेन आ गया, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए कृपया करके अपनी ड्यू जो वैक्सीन जरूर पर लगवाएं। डॉक्टर, अभी हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, हम कोविड की सभी वैक्सीन की बात करें, हम किसी एक पर्टिकुलर वैक्सीन की बात कर रहे हैं, तो इनकी एफिकेसी लगातार घट रही है। जो शुरुआत में 100% थी, 100% थी, वो घटकर अब 40 से 20% तक पहुंच गई है। ऐसे में आपका क्या मानना है कि सभी वैक्सीन कितनी कारगर थी, या समय के साथ लोगों ने खुद ब खुद हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर ली थी? हमारी पूरी हम बात करें कि जन। कभी भी कोई वैक्सीन दुनिया में 100% इफेक्टिव नहीं होती है। हर अलग अलग तरह की वैक्सीन होती हैं, कुछ लाइव होती हैं, कुछ किल्ड होती हैं, कुछ होलसेल होती हैं। जो इंडिया में वैक्सीन बनी थी वो 60 से 70% इफेक्टिव थी 2 डोज लगने के बाद। और वो नॉर्मली जो है उनकी एफिकेसी थोड़ा कम हो गई, बिकॉज स्ट्रेन चेंज होते रहते हैं। तो इसलिए हमें कोविड की वैक्सीन को भी अपडेट करना पड़ेगा एज पर द करंट स्ट्रेन अवेलेबल इन द सोसाइटी। अगर सोसाइटी में कौन सा स्ट्रेन चल रहा है, कौन सा नया स्ट्रेन आया है,
उसके बेस पे वैक्सीन बनानी पड़ेगी। तो वैक्सीन नॉर्मली प्रोसेस है, वो जैसे ही लगेगा कि इफिकेसी 40-50 से भी कम हो गई है और नया स्ट्रेन कोई प्रेवलेंट है अच्छी तरह से, तब उसको वैक्सीन WHO गाइडलाइन आ जाएंगी, अब तक वैक्सीन चेंज हो जाएगी और नई वैक्सीन बट आएगी फिर दोबारा बट वैक्सीन ऐसे होगी। में जब वैक्सीन की एफिकेसी इतनी घट चुकी है तो लगवाने वालों के दिमाग में सवाल भी होंगे ना, वैक्सीन का सच में कोई फायदा हुआ है या इसके विपरीत इससे क्या नुकसान हो रहे हैं भविष्य में हो सकते हैं? अगर कोई भी वैक्सीन 50% से ज्यादा एफिकेसी वाली है, 50 से हम्म। ज्यादा है, तो इफेक्टिव वैक्सीन बोलते हैं। और दो हम्म। ऑलरेडी बूस्टर सब 2 डोज प्राइमरी वैक्सीनेशन सबका हो गया है, तो किसी को वो ऐसी वैक्सीन नहीं चाहिए जिससे 100% एफिकेसी हो। हम्म। अब जो वैक्सीन लगाएंगे वो बूस्टर की तरह काम करती है, आपको जो ऑलरेडी जो इम्यूनिटी एग्जिस्ट कर रही है बॉडी के अंदर, जो एंटीबॉडीज बनी है, उनको बूस्टअप करती है। तो उसके लिए तो थोड़ी एफिकेसी भी काम कर जाएगी, ठीक है। तो उसको प्लीज इसको इस तरह से ना लें हम लोग कि ऑलरेडी बूस्टिंग इफेक्ट लाना है, तो छोटा सा एंटीजन चाहिए, थोड़ा सा चाहिए, उससे ही बूस्टर रिस्पॉन्स आ सकता है। तो वैक्सीन की ओवरऑल एफिकेसी है वो हाई होगी। जी, आपने बहुत सारे जो हमारे दर्शकों को काफ़ी सलाह दी है, पर चलते चलते मैं आपको एक वाइंड अप के लिए बोलूँगी कि आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे ताकि वो अपनी सेहत का ध्यान रख सकें? सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करें, रन करें, वॉक करें, माइल्ड एक्सरसाइज करें, डाइट का ध्यान रखें, अच्छी सी स्लीप लें, 6 से 8 घंटे से मेडिटेशन करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, बट सब कुछ लिमिट्स के अंदर, कुछ जी, भी एक्सेसिव नहीं करना है और बिल्कुल ना नहीं भी नहीं करना है, तो बीच एग्जर्शन में नहीं मॉडरेट लेना। एक्सरसाइज में। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर आपका बिल्कुल अगर जी, करेंगे, अब प्रिवेंटिव चेकअप कराएंगे तो डेफिनेटली ऐसी बीमारी, ऐसी समस्याएं बची रहेंगे हम लोग। बस अब हमारी अलार्मिंग सिचुएशन है, हमें अपना ध्यान रखना है और अपनी सभी बातों का, अपनी सेहत का इस तरह से ध्यान रखना है ताकि हम बीमार इन खतरों से बच सके। डॉक्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू सो मच। सडन हार्ट अटैक और स्ट्रोक के बढ़ते मामलों के बीच जरूरी है अपनी सेहत का ध्यान रखना। डॉक्टर ने बार बार यही बात दोहराई है कि अपनी सेहत का ध्यान रखिए, कोई भी अलार्मिंग सिचुएशन पे उसको ध्यान रखिए और ये भी ध्यान रखिए कि किन चीज़ों से आपको परेशानी हो रही है। आज के लिए बस इतना ही, हम आपको फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और एक नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए और देखते रहिए TV9 डिजिटल। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at wan@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.